हेलो एंड वेलकम टू सर जी अकेडमी यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं जियोग्राफी के नए लेक्चर 5th लेक्चर के साथ आई हूँ और इसमें हम कवर करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में बार बार पूछा जाता है। भारत और बांग्लादेश या भारत और पाकिस्तान या अन्य देशों जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बीच की हमारी जो सीमा है उसका नाम क्या है। तो आंसर करेंगे, हमारा जो आंसर है आज का वो है हमारी रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। तो आंसर आ गया हमारा रेड क्लिफ। ये जो रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के साथ भी सेम लाइन है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो किसी समय पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था। 1972 में नया देश बनाया गया है, वो कौन सा है? बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ बोलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसको भी हम किस नाम से जानेंगे? रेड क्लिफ। नेक्स्ट आता है, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट है डूरंड लाइन। तो ये है भारत और अफगानिस्तान, लेकिन ये जो वर्तमान में हिस्सा है भारत का वो किसके पास है? पीओके। तो अगर भारत ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान ऑप्शन करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। अच्छा, इसके साथ हम कर लेंगे, ये जो डूरंड रेखा है ये कमीशन कब फाइनल किया गया था? 1893 में ये कमीशन या फिर आयोग बिठाया गया था। 1893 में ये लाइन फाइनल की गई थी। बाकी रेड क्लिफ है, तो रेड क्लिफ 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के दो टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान के नाम से। तो 1947 में ये लाइन खींची गई है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मैकमोहन लाइन। तो ये है भारत और चीन के मध्य में। किसके मध्य में? भारत और चाइना के मध्य में। कब खींची गई? तो ये लाइन जो खींची गई है 1914 में खींची गई है। नेक्स्ट आता है ब्लू लाइन। तो आजकल करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है जैसे इजराइल के ऊपर, जैसे हम पढ़ते हैं कि गाजा पट्टी में उनके और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इजराइल का ही एक पड़ोसी देश है इजराइल और लेबनान के मध्य में जो बाउंड्री है उसको नाम दिया गया है ब्लू लाइन। तो याद रखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि लेबनान ने भी इजराइल पर अटैक किया था। लेबनान और इजराइल के मध्य जो बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री सीमा, उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि 38th पैरेलल लाइन किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो याद रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। हमारा आंसर क्या है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है उसको हम क्या बोलेंगे? 38th पैरेलल लाइन। अक्षांश रेखाएं है ना जो, उनके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। तो 38 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन। 38 पैरेलल लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहां से एक क्वेश्चन हम और याद रख लेंगे, एक और पैरेलल लाइन पूछी जाती है 49th पैरेलल लाइन। अणुजमी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो ये कनाडा और यूएसए, कनाडा और यूएसए के मध्य है हमारी 49th पैरेलल लाइन। बाकी अभी हमने पढ़ लिया है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी है? रेड क्लिफ है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कब बनाई गई है? 1947 में बनाई गई है। नेक्स्ट आता है भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के साथ हमारा कोई भी लैंड पोर्शन नहीं लगता है, दोनों के बीच पानी के अंदर बाउंड्री है और इसको हम जानते हैं पाक संधि के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पाक संधि के नाम से। नेक्स्ट आ जाता है जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो लाइन है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर नेसे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर नेसे।
ये जो ऑर्डर और नेसे हैं ये नदियों के नाम है, और नदियां दोनों के बीच जो नेचुरल सीमा बना रही हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्डर नेसे। सीमा किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के मध्य है? तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? मैगिनॉट। इससे पहले हमने किया है जर्मनी और पोलैंड, वो अलग था, ये है फ्रांस और जर्मनी। तो दोनों के बीच कौन सी लाइन है? मैगिनॉट है। नेक्स्ट आ जाता है भारत और चीन। तो भारत और चीन मैंने पहले भी करवा दिया है, मैकमोहन लाइन है। कब बनाई गई? 1914 में बनाई गई। नेक्स्ट है इराक और ईरान। तो इराक और ईरान में है 31st पैरेलल लाइन। ये कौन सी है? 31st पैरेलल लाइन, 31वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों के मध्य है? ईरान और इराक के मध्य है। नेक्स्ट आ जाता है लीबिया और सूडान। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, ये है 20th पैरेलल लाइन, 20वीं समानांतर रेखा किन के मध्य है? लीबिया और सूडान के मध्य है। क्लियर हो गया? तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझी करता है? तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। किसके साथ हम सबसे लंबी रेखा बनाते हैं? सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। कुल 2-4 देशों के नाम याद रख लेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश का नाम, दूसरे नंबर पर चीन का नाम, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ हम सबसे बड़ी बाउंड्री बनाते हैं। इस तरह से हम 6-7 देशों के साथ बाउंड्री बनाएंगे। 6वें नंबर पर हम देख लेंगे किसका नाम? भूटान का नाम। और 7वें नंबर पर आ जाएगा 7वां और सबसे कम बाउंड्री हम किसके साथ बनाते हैं? तो सबसे कम हम बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और वर्तमान में जो ये सीमा है वो भारत के साथ डायरेक्टली नहीं है, कौन से क्षेत्र में है? पीओके में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत सबसे कम बाउंड्री किसके साथ बनाता है, तो वर्तमान में पीओके हमारे पास नहीं है, ये वाला कश्मीर का हिस्सा पाक के पास है। तो हम अफगानिस्तान में वर्तमान में डायरेक्टली बाउंड्री नहीं बनाते हैं, हम किसके साथ बना रहे हैं? भूटान के साथ। अब यहां से आता है कि हम कितनी लंबी बाउंड्री इसके साथ क्रिएट करते हैं। तो ये जो टोटल एरिया है हमारा आ जाएगा 4096 किलोमीटर। कितनी बाउंड्री बनाते हैं? 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री हम बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो हमारी रेखा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसे हम जीरो बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जीरो सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ जो बाउंड्री बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो सीमा रेखा बोलते हैं। और बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत, कितनी? 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आ जाता है चाइना। चाइना के साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का आंकड़ा है 3323 किलोमीटर। और सबसे कम आ जाता है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ लगभग हम 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। कितना? 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं फिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के साथ कितने देश भू सीमा साझी करते हैं? भारत के साथ कितने देश भू सीमा साझी करते हैं? तो ये कितने नंबर आ जाएंगे, मतलब हम किन किन के साथ लैंड बाउंड्री बनाते हैं? तो ये टोटल नंबर आ जाएंगे 7। अब टोटल नंबर 7 कैसे कैसे? जिनके साथ हम स्थल सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा? स्थल सीमा, मतलब जमीन के साथ हम सीमा बना रहे हैं। तो सबसे अधिक बनाते हैं, अभी हमने किया बांग्लादेश, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा चीन,
तीसरे नंबर पर आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, 3-4 नाम याद रख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 5वें नंबर पर हमारा नेपाल, सॉरी 4th नंबर पर कौन सा आ जाएगा, नेपाल, सॉरी 5वें नंबर पर आ जाएगा म्यांमार, और 6वें नंबर पर आ जाएगा भूटान, और 7वें नंबर पर आ जाएगा अफगानिस्तान। क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। क्लियर हो गया। तो हम 7 देश हैं जिनके साथ हम क्या बनाते हैं, भू सीमा साझी करते हैं। लेकिन 2 देश हमारे साथ ऐसे हैं जिनके साथ हम अपनी जल सीमा बनाते हैं, बिल्कुल हमारे पास है। वो कौन कौन से हैं, एक आ गया हमारा मालदीव, और दूसरा आ जाएगा श्रीलंका, जो बिल्कुल हमारे सीधी हम इनके साथ बनाते हैं। तीसरा थोड़ी बहुत हम थाईलैंड के साथ भी जल सीमा बनाते हैं। ये 2 मेन आ गए, मालदीव और श्रीलंका, इनके साथ हम क्या करते हैं, जलीय सीमा साझी करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। तो याद रखेंगे भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, और 9 वो कौन कौन से हैं उनके हम नाम भी याद रखेंगे। 9 राज्य। तो चलते हैं गुजरात से। गुजरात सबसे लंबी तट सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सबसे लंबी तट सीमा कौन सा राज्य बनाता है, कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी, तो वो बनाता है गुजरात। दूसरे नंबर पर आ जाएगा फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम, ये मैं सीधा लिखवा रही हूं, एरिया वाइज नहीं लिखवा रही हूं, 9 राज्य पूरे करेंगे हम। गोवा, फिर हम कर्नाटका, 5वें नंबर पर आ जाएगा केरला, 6th नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु, 7th नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, 8th नंबर पर आ जाएगा उड़ीसा, और 9th नंबर पर हमारा आ जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इस तरह से जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं, इस तरह से, तो ये हमारी गुजरात की सीमा आ गई। फिर यहाँ हमारा महाराष्ट्र वाला पोर्शन, यहाँ हमारा थोड़ा सा गोवा वाला पोर्शन, यहाँ हमारा कर्नाटका वाला पोर्शन, और ये हमारा एरिया आ जाएगा केरला वाला। फिर इसके बाद ये हमारा तमिलनाडु, फिर हमारा आंध्र प्रदेश, फिर ये आ गया हमारा उड़ीसा, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से हमारे कुल कितने राज्य बना रहे हैं, 9 राज्य सीमा बना रहे हैं। यहां पर 2 यूटीज आ जाएंगी। अगर तो सिर्फ राज्य पूछे हैं फिर हम करेंगे 9। अगर पूछा गया है राज्य प्लस हमारे केंद्र शासित प्रदेश, फिर क्या आंसर आएगा 11। तो 2 यूटीज कौन कौन सी है, एक हमारी आ जाएगी पुडुचेरी, और पुडुचेरी कहां पड़ता है, यहां, और दूसरी हमारी आ जाएगी दादरा नागर हवेली प्लस दमन दीव। अब ये एक ही यूटी है दमन दीव, और यहां पढ़ते हैं दादरा नागर। इस तरह से छोटे छोटे एरिया हैं जिनको हमने बनाकर क्या बना दिया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, दादरा नागर यूटीज बना दिया है इसको हमने। क्लियर हो गया। अब हम यहां से एक चीज और देखेंगे कि सबसे लंबी बाउंड्री हमने देखी है कि कौन बना रहा है। तो सबसे लंबी बाउंड्री बना रहा है हमारा, मतलब कोस्टल बाउंड्री कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है गुजरात। नेक्स्ट एक चीज और देखेंगे कि भारत का कुल तटीय क्षेत्र कितना है। भारत का कुल तटीय क्षेत्र कितना है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। तो कुल तटीय क्षेत्र हमारा कितना है, अप्रोक्सीमेटली 7515
किलोमीटर। कितना है? 7515 किलोमीटर। अब ये 7515 किलोमीटर, एक तो ये वाला पोर्शन है हमारा, प्लस यहां पर हमारे क्या है? अंडमान एंड निकोबार, और यहां पर हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। तो उनको मिलाकर कुल हमारा जो तटीय सीमा है कुल भारत की, वो कितनी है? 7515 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 7515। इस तरह के आसपास का आंकड़ा आता है, 7516 भी आ जाता है। अब ये तो हमारा टोटल हो गया लक्षद्वीप, ये वाला एरिया और अंडमान निकोबार को मिलाकर। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा, कुल कोस्टल एरिया मेनलैंड का, तब हम करेंगे 6100 किलोमीटर। ये जो हमारा 610 किलोमीटर है, इसमें हम याद रखेंगे, इसमें हम ये वाला एरिया कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो समुद्र के बीच में टापू हैं। अगर हमसे मेन लैंड का पूछा जाए, फिर हमारा तट रेखा कितनी लंबी होगी? 6100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। क्लियर हो गया? साथ में हम एक चीज और याद रख लेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है भारत, इसकी भी कुल हम लंबाई याद रखेंगे। तो टोटल जो हमारी कुल लेंथ है वो है 15,106 किलोमीटर। कुल सीमा हम कितनी बनाते हैं? कौन सी? भू सीमा, लैंड बाउंड्री हम टोटल बनाते हैं 15,106 किलोमीटर, और तट रेखा कुल 7516 या 7515 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की कुल तट रेखा तो 6100 किलोमीटर कुल ये बाउंड्री हम क्रिएट करते हैं। आई होप कि यहां आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो याद रखेंगे कौन सा राज्य आ गया? जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही पोर्शन थे, अब ये 2 यूटीज बना दी गई हैं। तो अब जो जम्मू कश्मीर है वो चाइना के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। लद्दाख बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, हिमाचल बनाता है और सिक्किम बनाता है। कौन बनाता है? सिक्किम बनाता है। तो ये कुल राज्य हैं, इस तरह से 5 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 5। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया? तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको पहले करवाए हैं, जब हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। तो अगर हम इस तरह से भारत की बात करेंगे, मैं समझने के लिए आपको एक फिगर आउट कर देती हूं भारत की। ठीक है, ये मान लीजिए भारत है, थोड़ा बहुत समझने के लिए, वैसे लग तो नहीं रहा पूरा। अब हमारा आंसर है, वो मैं आंसर आपको डायरेक्टली कर देती हूं, डी आंसर। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है ये हमारा। अब देखें, ये हमारा मेन लैंड है, मुख्य भूमि है। इधर की तरफ को हमारे कौन से हैं? इस तरह से लक्षद्वीप है, और इस तरह से हमारे कौन से हैं? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। कौन से हैं? लक्षद्वीप है। ठीक है, अब हमने ये देखना है अपनी ये बाउंड्रीज, और ये वाली और यहां वाली। ठीक है जी, यहां हमने 4 पॉइंट पढ़ने हैं कि भारत कहां से कहां स्थित है। तो यहां से शुरू करेंगे। हमारा ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी पॉइंट। क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी पॉइंट। ये कितने अक्षांशों पर है? हमने इस तरह से पढ़ा था ना, पृथ्वी को इस तरह की रेखाएं काटती हैं, फिर कुछ खड़ी लाइनें काटती हैं, ग्राफ बनता है।
तो जो तिरछी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते थे, लॉन्जिट्यूड या फिर देशांतर। तो यहां हम देखेंगे कि इन रेखाओं के बीच भारत कहां पर है। ठीक है जी, यहां हम पढ़ेंगे कि ग्राफ में कहां भारत लाई कर रहा है। तो ये जो कन्याकुमारी पॉइंट है ये तमिलनाडु में है और इसकी पोजीशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। इस डंडे को क्या पढ़ना है हमने, मिनट पढ़ना है, और इस जीरो को हमने बोलना है डिग्री। तो भारत की स्थिति क्या है कन्याकुमारी में, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा भारत। ठीक है, और कहां तक जाएगा ये भी हम उत्तर रखेंगे। उत्तर, उत्तर क्यों, क्योंकि जो भारत है वो कहां पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहां हम उत्तर करेंगे और यहां पर पहुंचेंगे हम ऊपर वाला पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत की स्थिति हमेशा ही उत्तर पूर्व रखेंगे। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है, ये लद्दाख में पड़ता है, इंदिरा कौल। क्या बोलेंगे, इंदिरा कौल। कहां पड़ता है वर्तमान में, ये लद्दाख, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के हिस्से में आता था। अब ये वर्तमान में 2 यूटीज बना दी गई हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वर्तमान में ये वाला पॉइंट कहां है, लद्दाख में। नेक्स्ट करते हैं ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट और इसको किस नाम से पुकारा जाता है, गुहार मोती। गुहार मोती। और ये कौन से राज्य के अधिकृत है, तो ये गुजरात के हिस्से में है। नेक्स्ट आ जाएगा और यहां हम पूर्व करेंगे, पूर्व, क्योंकि इस तरह से अगर हम खड़े तरीके से बात करें तो हम कहां पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व हेमिस्फेयर में हम आते हैं, गोलार्ध में आते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, इसका पोजीशन नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, और इसका नाम है किविथु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम पूछे जाते हैं किविथु। और ये कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये है हमारे मेन लाइन के कुछ पॉइंट, तो इनको याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि भारत की पोजीशन क्या है। अब बात करते हैं कि फिर अंडमान निकोबार का ये दक्षिणी पॉइंट, तो इसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। भारत जो शुरू होता है वो कहां से होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से, और मुख्य भूमि पूछी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये जो पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट वाला, इसको हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट। और इसे पहले पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानेंगे। ये है हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, साउथ पॉइंट, और ये है हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजधानियों से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस राज्य की राजधानी कौन सी है, उस राज्य की राजधानी कौन सी है। तो याद रखेंगे आइजवाल किसकी राजधानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मिजोरम की। आंसर क्या आ जाएगा, आइजवाल किसकी राजधानी है, मिजोरम की। नेक्स्ट आ जाता है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या राजधानी है नागालैंड की, कोहिमा। नेक्स्ट आ जाता है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट आ जाता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, अगरतला। कुछ और राज्य हैं जैसे सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम। इनकी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए कि सिक्किम की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी क्या है, इस तरह से। तो सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक। सॉरी।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पूर्वांचल के राज्य हैं जिनकी राजधानियों से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और इनको आपने याद रखना है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो अभी हमने देखा है कि भारत के अरब सागर की तरफ को, ये है हमारा अरब सागर और इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला जो समुद्र है उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। और यहां पड़ता है श्रीलंका, यहां अंडमान निकोबार, और यहां आ जाते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब क्वेश्चन आ गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आंसर आ जाएगा ए। बार बार ये पूछा जाता है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। और इधर है हमारा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो ये है पोर्ट ब्लेयर। क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। तो दोनों की राजधानियां याद रखेंगे, लक्षद्वीप की कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप आराम से कर सकते हैं, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो अभी ये क्वेश्चन पहले मैंने ये करवाया है, आंसर क्या आ जाएगा? गुहार मोती। और ये कौन से राज्य के अंतर्गत है? गुजरात। क्विथु, तो क्विथु हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है और किस राज्य में आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां पड़ता है? तो ये लद्दाख में, और इंदिरा पॉइंट आ जाएगा अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज राज्य पूछा गया है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य आ जाएगा गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अब बाकी ऑप्शन साथ में देख लेते हैं। पहले गोवा का जो एरिया है वो कितना है? तो ये है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। 3702 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा आ जाएगा राजस्थान। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है और इसका कुल एरिया है 342,229 स्क्वायर किलोमीटर। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। और दिल्ली, तो दिल्ली जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ी यूटी है पॉपुलेशन वाइज केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन है? दिल्ली है। क्लियर हो गया? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं। पहले हमने एरिया वाइज किया था, तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से बिहार। और एरिया वाइज हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आ जाएगा राजस्थान। और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य आ जाएगा गोवा। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा आ जाएगा सिक्किम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एरिया वाइज पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आ जाएगा
लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। पहले नंबर पर लद्दाख, दूसरे नंबर पर आ जाएगा जम्मू कश्मीर एरिया वाइज सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब आता है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बड़ा तो हमने देख लिया एरिया वाइज, सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आ जाएगा लद्दाख। पॉपुलेशन वाइज भी हमने देख लिया है, तो वो आ गया था हमारा पॉपुलेशन वाइज दिल्ली। अब देखते हैं कि सबसे छोटा, चाहे वो आपका एरिया वाइज है चाहे वो हमारा पॉपुलेशन वाइज है, तो ये आ जाएगा लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटी यूटी है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटी हमारी यूटीज कौन सी है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, द लोएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया। भारत में सबसे कम जो हमारा सेक्स रेशो है वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जो सेक्स रेशो पाई जाती है वो कहाँ पाई जा रही है? मतलब लिंग अनुपात, तो लड़कियां कम है और लड़कों की जनसंख्या अधिक है, तो वो है हरियाणा। कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। और सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक नंबर आ जाएगा केरला। यहाँ प्रति 1000 के ऊपर लड़कियों की संख्या अधिक है और हरियाणा में जो लड़कियों की संख्या है वो क्या है? कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुजरात राज्य की जो राजधानी है अहमदाबाद, वो साबरमती के किनारे स्थित है। और साबरमती अगर याद होगा तो गांधी जी ने यहाँ से क्या शुरू किया था? यहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी। क्या शुरू किया था? दांडी यात्रा, या फिर जो नमक आंदोलन था वो कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम, साबरमती अहमदाबाद से शुरू किया था। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो नर्मदा, तो जो नर्मदा है इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, वो किस नदी के किनारे है? तो जबलपुर किनारे है नर्मदा नदी के। नेक्स्ट आ जाता है ताप्ती, नर्मदा नदी से एक पॉइंट हम और याद कर लेंगे, जो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है वो कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। और इस जो स्टैच्यू की हाइट है वो कितनी है? तो ये हाइट है 182 फीट, 182 फीट ये ऊंचा है। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। और किसके नाम पर बनाया गया है? तो हमारे भारत के लौह पुरुष, या फिर जिनको हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, उनके नाम से ये बनाया गया है, या उनके लिए ये बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बाकी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का सूरत शहर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। बाकी है बेतवा। तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आ जाएगा गोमती। और गोमती किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है सोन। तो सोन और गंगा जहां पर मिलती हैं वहां पर कौन सा शहर बसा हुआ है?
पटना शहर बसा हुआ है। बाकी यमुना के किनारे आप शहर याद रख सकते हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा, सोनीपत, पानीपत, तो ये सारे शहर, पाउंटा साहिब, ये सारे शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। बाकी चंबल, तो चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है और किस में जाकर मिल जाती है? यमुना नदी पर मिल जाती है। और चंबल परियोजना चल रही है, उसके अंतर्गत भी काफी डैम बनाए गए हैं। ये हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जब हम विद्युत परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आंसर करेंगे। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर। रावी, तो रावी के किनारे हमारा चंबा शहर है। सिंधु, सिंधु के किनारे हमारा लेह शहर है। सतलुज, सतलुज के किनारे शहर बसा है लुधियाना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाबलेश्वरम से कौन सी नदी या फिर महाबलेश्वरम किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबलेश्वरम के आसपास से ही हमारी कृष्णा नदी निकलती है और इसी नदी के किनारे हमारा क्या है? महाबलेश्वरम एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। और ये महाबलेश्वरम कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आ जाता है गोदावरी, तो गोदावरी भी त्र्यंबकेश्वर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक, और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कावेरी, तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। और कहाँ है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां? कुर्ग, कुर्ग क्षेत्र है किसका? कर्नाटका का, वहां से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट आ जाता है महानदी, तो महानदी जो निकलती है ये निकलती है बैतूल जिला छत्तीसगढ़। कहां से? बैतूल जिला छत्तीसगढ़, रायपुर के आसपास ही है छत्तीसगढ़, सॉरी, वहां से ये निकलती है कौन सी? महानदी। और याद रखेंगे महानदी के ऊपर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पड़ती है, तो ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा या वृहद गंगा या किस नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो कौन सा आंसर आ जाएगा? गोदावरी, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गोदावरी नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, तो ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, तो इसको हम बोल देते हैं ये क्या है? दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, इस तरह से। लेकिन ऑप्शन आ जाती है कावेरी, इसको हम बोलेंगे दक्षिण की गंगा। जब की शब्द आ जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कावेरी नदी। क्लियर हो गया? बाकी कृष्णा मैंने लास्ट ऑप्शन में बता दिया है। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से ये निकलती है और आंध्र प्रदेश के जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में इस नदी के ऊपर है नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी के ऊपर, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है पेरियार नदी, तो पेरियार नदी केरल की है और इसे केरल की लाइफ लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केरल की लाइफ लाइन बोला जाता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन के तिब्बत क्षेत्र में सतलुज को किस नाम से पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये नाम हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, लांगकीन जांगपो, जांगबो या जांगपो, ये किसका नाम है, सतलुज का। नेक्स्ट है सिंगी खंबन, तो ये है सिंधु नदी का। इंडस रिवर का क्या नाम है तिब्बत में, सिंगी खंबन। और ये सांगपो या यारलुंग सांबको, ये किसका नाम है, ब्रह्मपुत्रा का नाम है। कहाँ, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम। अगर हम देखेंगे इस तरह से अपने भारत की तरफ को, इस तरह से, तो यहां हमारा तिब्बत वाला क्षेत्र है और यहां एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। उसके आसपास से ही ये 3 नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील के पास से निकल जाती है एक हमारी सिंधु नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगी खंबन बोलते हैं तिब्बत में। एक आ जाती है यहां से राकसताल, राकसताल से हमारी कौन सी निकलती है, सतलुज। कहां से निकलती है, राकसताल। और सतलुज को क्या बोलेंगे, लांगकीन जांगपो या सांगपो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सांगपो, ठीक है, सॉरी सांगपो नहीं, जांगपो, जांगपो। और यहीं आसपास से निकलती है एक हमारी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। असम क्षेत्र में जाकर इसका नाम क्या बनता है, ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। उससे पहले इसको यारलुंग सांगपो या फिर स्थानीय नामों के साथ ही जाना जाता है। अब ये जो गंगा नदी है, यहां से एक क्वेश्चन याद रखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, मतलब गंगा और जमुना, जमुना यमुना नहीं, जमुना ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं, एक नदी बन जाती है, तब इनको बोला जाता है मेघना। तो क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा यमुना की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। और ये मेघना बनकर ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आराम से आप आंसर कर सकते हैं, तिस्ता नदी। और तिस्ता अभी हाल में ही में आपने सुना होगा कि सिक्किम में जो बाढ़ आई है वो कौन सी नदी से आई है, तिस्ता। और तिस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कहां से निकलती है, सिक्किम के कंचनजंगा चोटी के पास से ये निकलती है और जाकर बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर कहा मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है। बाकी सोन, महानंदा और कोसी, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, ये तीनों गंगा की। बाकी मैंने पहले करवाया है, कोसी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अब क्वेश्चन आता है कि एस्चुरी क्या है। एस्चुरी नदी आ रही है और डायरेक्टली कहां मिल रही है, समुद्र। ये नदी है और ये क्या है, समुद्र है। मतलब इस तरह से हमारा जो एरिया है वो कटा छटा है, तो इस तरह से ये समुद्र से मिल रही है। मतलब नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी जब बिना किसी देर लगाए आपस में मिल जाते हैं या फिर बिना कोई अवसाद बिछाए आपस में मिल जाते हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलेंगे, एस्चुरी। अब दूसरी तरफ आता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, जब हमारी नदी समुद्र में या फिर दूसरे किसी जलाशय में मिलने से पहले छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है। अब इन क्षेत्रों में ये क्या करेगी, मिट्टी इकट्ठी कर देगी, मिट्टी या अवसाद इकट्ठा कर देगी। लेकिन एस्चुरी में ये डेल्टा नहीं बनाती है, छोटी छोटी धाराओं में नहीं बढ़ती है, सीधे ही कहाँ मिलगी, जाकर समुद्र में। इसमें नदी आ रही थी, पहले एक ट्रिब्यूटरी में बट गई, फिर दूसरी धारा में, तीसरी में, चौथी में, इस तरह अलग अलग शाखाओं में बट जाती है और यहाँ पर अपने साथ लाए हुए मिट्टी को बिछा देती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। नदियां दो प्रकार की आकृति बना लेती हैं, एस्चुरी और डेल्टा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है, वो है दामोदर। तो दामोदर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये तीनों ही क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इस तरफ से जब हम भारत की बात करेंगे तो ये नर्मदा आ रही है। जो भी नदियां यहां से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, भारत की मैक्सिमम ऊपरी नदियां वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और इस तरह से आ गई साबरमती, तीनों नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और दामोदर, गंगा, कृष्णा जो भी इस तरफ को नदियां आती हैं वो सारी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं झील में और ये है पिछोला झील। और कहाँ पड़ती है ये, राजस्थान में। पिछोला झील में क्या बनाए गए हैं, 3-4 मंदिर बनाए गए हैं, उनमें से एक है जग मंदिर, जग निवास। दूसरी है ऑप्शन जयसमंद, तो जयसमंद झील भी कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है हुसैन सागर और फतेह सागर, तो ये दोनों झीलें कहाँ हैं, ये दोनों झीलें हैदराबाद में स्थित हैं। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। ये शायद मैंने आपको पहले भी कराया है। हुसैन सागर ये वहां के निजाम थे हुसैन कुली शाह, उनके नाम पर बनाई गई है हुसैन सागर। और इन दोनों को तेलंगाना में भाई कहा जाता है, या फिर तेलंगाना के दो भाई झीलें हैं, कौन सी, हुसैन सागर और फतेह सागर झील। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये है कृष्णा की सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं, कोयना है, तुंगभद्रा है और उसके बाद हमारी कौन सी है, भीमा है। क्लियर हो गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी हमने कर लिया है, गोदावरी कहाँ से निकलती है, कावेरी, ताप्ती, इनको आप लास्ट क्वेश्चंस में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी झील नमकीन पानी की झील है। इनमें से कौन सी झील है जो नमकीन पानी की झील है, तो याद रखेंगे कौन सी झील है, सांभर झील है। और ये कहाँ है, ये राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी अंतर पर्वतीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर पर्वतीय खारे पानी की झील है, मतलब लैंड लॉक झील है, चारों तरफ से ये पर्वतों से घिरी हुई है। तो वो कौन सी है, सांभर झील। बाकी लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। और ये जो लोनार झील है ये किनकी वजह से बनी है, उल्का पिंडों की वजह से बनी है। नेक्स्ट भुल्लर झील, तो भुल्लर झील कहाँ है, J&K में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है, भुल्लर झील। बाकी वेरीनाग, तो वेरीनाग भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है उसके आसपास से। और वेरीनाग से भी यहाँ से सोर्सेज हैं वाटर के, कौन सी नदी को, झेलम नदी को। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति दिल की आकृति की झील है, तो ये क्वेश्चन है हुसैन सागर झील। तो अभी मैंने करवाया है, ये कहाँ पर है, हैदराबाद शहर में है। और इसकी जो आकृति है वो कैसी बनाई गई है, इसकी आकृति है दिल की आकृति। नेक्स्ट आ जाता है वदखल झील, तो ये पड़ती है हरियाणा में।
कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। नेक्स्ट भीमताल झील, तो भीमताल झील पड़ती है उत्तराखंड में। ए ऑप्शन है हमारी वेम्बनाड झील, तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। कौन सी झील है? भारत की सबसे लंबी झील है। और कहाँ पड़ती है? तो ये है केरला में। कहाँ है ये? केरला में पड़ती है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो हमने सही युग्म पहचानना है कि सही हमारा युग्म नहीं है। पहला आ जाएगा हमारा पुलिकट झील, तो पुलिकट झील हमारी कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। ये एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट आ जाता है महाराणा प्रताप सागर झील, तो ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है डल झील, तो ये पड़ती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी तसो मुरारी झील, तो तसो मुरारी झील यहाँ ऑप्शन गलत है। ये जो तसो मुरारी झील है ये कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तसो मुरारी झील कहाँ पड़ती है? नागालैंड में, सॉरी लद्दाख में। क्लियर हो गया? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध सागर झरना भारत में किस राज्य में है? बार बार ये क्वेश्चन आता है, सीधा याद रखेंगे गोवा। कहाँ है ये? गोवा में। कौन सा झरना पड़ता है? दूध सागर झरना पड़ता है। कर्नाटका, तो कर्नाटका में आता है जोग फॉल। कौन सा? जोग वाटरफॉल श्रावती नदी पर। मेघालय, तो मेघालय सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। मेघालय के कौन से? मासिन राव में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य। और कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? यहाँ पर मासिन राम। और मेघालय में पहाड़ियों के नाम आ जाते हैं गारो, खासी। ये पहाड़ियां या जनजाति कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारा मिजोरम, तो मिजोरम हमारा क्या है? पूर्वी राज्य है। और ये हमारा म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग झरना भारत के किस राज्य में है? तो ये मैंने लास्ट राज्य में आपको कवर करवा दिया है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? श्रावती नदी पर है। ठीक है जी। ये भारत का सबसे बड़ा फैली हुई अवस्था में भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, झरना है। ठीक है। अब आ जाता है भारत का सबसे ऊंचा झरना, तो ऊंचा है किंचकुल। और ये भी कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है भारत का सबसे ऊंचा झरना। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन्हें सॉल्व करिए, पढ़िए और अपने टेट की तैयारी करिए। धन्यवाद।